शुरू में सीजन के एंड में दिखाया जाता है जिसमें गेम खत्म होने के बाद उनसे सवाल पूछा जाता है कि आप यहाँ के नागरिक बनना चाहते हैं या नहीं। तभी उसागी और अरीसू मना कर देते हैं और बेंडा और याबा वहीं रुकने का फैसला करते हैं। कहानी की शुरुआत में अरीसू एक इंटरव्यू में बैठा है। प्रोफेसर ryuji और उनकी टीम उससे शिबुया में हुए हादसे के बारे में पूछ रहे हैं। अरीसू को कुछ याद तो है, लेकिन सब धुंधला सा। उसे याद है एक लाल रोशनी और उस वक्त वो और उसके दोस्त बाथरूम में छिपे हुए थे, और फिर अचानक सब कुछ सुनसान हो जाता है। उसके बाद उसकी यादें बिल्कुल खाली हैं। प्रोफेसर ryuji उससे पूछते हैं कि क्या उसने कोई अजीब सपने देखे, खासकर ऐसे सपने जिनमें गेम्स हों। अरीसू मना करता है, लेकिन उसे एक सफ़र का एहसास ज़रूर है, जैसे वो कहीं बहुत दूर किसी देश में गया हो। ये बात सुनकर रिसर्चर्स चौंक जाते हैं, क्योंकि और भी बचे हुए लोगों ने बिल्कुल ऐसे ही सपनों का जिक्र किया है। इंटरव्यू के बाद मात्सुयामा अरीसू को बोलता है, अगर कुछ भी याद आए तो मुझे बताना। तभी अरीसू अपनी वाइफ उसागी को प्रोफेसर से मिलाता है। ryuji उसागी को बाद में बात करने के लिए कहता है। अब अरीसू और उसागी शादीशुदा जिंदगी जी रहे हैं। अरीसू अपनी ग्रेजुएशन पूरी करके अच्छी जॉब करने की बात करता है। रात में उसागी को उसके पिता का सपना आता है, जिसमें वो आत्महत्या करते हुए दिखते हैं। तभी उसकी नींद टूट जाती है। अरीसू उससे पूछता है तो वो कुछ नहीं बोल के बात टाल देती है। अगली सुबह दोनों नए घर में शिफ्ट होने की बातें कर रहे होते हैं। अरीसू एक काउंसलिंग सेंटर में इंटर्नशिप कर रहा है, जबकि उसागी अपने काम में व्यस्त है। दोनों के बीच छोटी छोटी बातें और हंसी मजाक चलता रहता है, जैसे वेडिंग रिंग्स पर पैसे खर्च करने की बात। प्रोफेसर मात्सुयामा और उनकी टीम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर शिबुया हादसे से बचे हुए लोग एक जैसे सपने क्यों देख रहे हैं, खाली शहर, खेल और आतिशबाजी। इसी बीच मात्सुयामा एक लड़की से मिलता है जो उसे दूसरी दुनिया के बारे में बताती है और वहां जाने का रास्ता भी बताती है। मात्सुयामा वहां जाने की बात करता है तो लड़की उसे कहती है कि तुम्हें एक हफ्ते में मेल आ जाएगा, उसमें एड्रेस होगा। मात्सुयामा सेमिनार में जाता है। वहां एक अजीब आदमी सबको बैठने के लिए कहता है और चेतावनी देता है कि एक बार जगह चुनने के बाद कोई हिलेगा तो मौत तय है। फिर वो ओल्ड मेड नाम का खेल शुरू करता है। इसमें कार्ड्स के जोड़े निकालने होते हैं और जिसके पास जोकर कार्ड रह जाता है वही विनर है। अगर किसी से जोकर कार्ड खींचा, उसकी मौत बिजली के झटके से हो जाती है। लोग चीखते हैं, डरते हैं, लेकिन कोई भाग नहीं सकता। ये गेम मात्सुयामा जीत जाता है। तभी जिस आदमी ने उन्हें गेम खिलाया था उसका चेहरा बदल जाता है। वो आदमी कोई और नहीं, बेंडा होता है। वहीं अरीसू की मुलाकात एन से होती है, जो शिबुया हादसे से बची थी और उसे बॉर्डरलैंड की दुनिया याद है। एन समझाती है कि जब किसी का दिल रुकता है तो मौत से पहले के 2 मिनट में इंसान बॉर्डरलैंड जैसी जगह में जाता है। वहाँ समय अलग तरह से चलता है। 2 मिनट यहाँ के वहाँ महीनों के बराबर हो सकते हैं। उसागी एक होटल में जाती है और उसे कुछ याद आने लगता है कि वो इस जगह को जानती है और घबरा जाती है। उसी रात अरीसू को उसागी का फ़ोन आता है। वो रोते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर दो, और कॉल कट जाता है। घबराया हुआ अरीसू पुलिस के पास जाता है। उन्हें एक वीडियो मिलता है जिसमें उसागी और मात्सुयामा होटल में बात कर रहे थे। पुलिस को शक है कि उसागी और मात्सुयामा किसी सामूहिक आत्महत्या वाले सेमिनार में शामिल थी। अगले दिन वो मात्सुयामा के बारे में पता करने जाता है। उसे पता चलता है कि उसागी और मात्सुयामा दोनों गायब हैं। वो उसका रूम चेक करता है। वहाँ उसे उसागी की वीडियो मिलती है, जिसमें उसागी के चेहरे पर एक छुपा हुआ दर्द है। उसने अपने पिता की आत्महत्या के बारे में अरीसू को नहीं बताया। वो बताती है कि उसके सपनों में पिता बार बार आते हैं और भले ही ये सपने दर्दनाक हों, वो उनमें रहना चाहती है क्योंकि वहाँ उसे अपने पिता का एहसास मिलता है। बाद में अस्पताल में अरीसू को पता चलता है कि उसागी कोमा में है और वो प्रेग्नेंट भी है। वहीं उसे मात्सुयामा भी मिलता है जो बेहोश है। डॉक्टरों का मानना है कि इन दोनों ने शायद कोई ड्रग लिया है। अरीसू को उनके सामान में एक जोकर कार्ड मिलता है जो मात्सुयामा ने जीता था, जो उसके पास भी है। अरीसू समझ जाता है कि उसागी बॉर्डरलैंड की दुनिया में खिंची जा चुकी है, मगर उससे पहले बेंडा को दिखाया जाता है जो अब बॉर्डरलैंड के सिटीजन में से एक है। उसने अरीसू की पॉकेट में जोकर कार्ड डाल दिया था। बेंडा अरीसू को बताता है कि उसागी अब बॉर्डरलैंड में है और अगर उसे बचाना है तो उसे दोबारा बॉर्डरलैंड जाना होगा। उसके बाद वो एन से मिलने जाता है और जोकर कार्ड दिखा के कहता है कि तुमने मुझे दूसरी दुनिया के बारे में बताया था। एन के पास एक ड्रग है, इंसुलिन एक्ट, जो अरीसू का दिल रोक सकता है, जिससे वो बॉर्डरलैंड जा सकता है। अरीसू अपनी वाइफ और बच्चे को बचाने के लिए ये खतरनाक कदम उठाने को तैयार हो जाता है।
जैसे ही वो दवा लेता है उसका दिल रुक जाता है और वहाँ का टाइम भी रुक जाता है, जिससे पता चलता है कि वो फिर से बॉर्डरलैंड की दुनिया में पहुंच गया है। अरीसू एक सुनसान जगह पर पहुंचता है। वो एक जगह पहुंचता है जहां गेम अहेड लिखा है। अरीसू दरवाज़ा खोलता है, वहां और भी लोग होते हैं। वो अंदर आता है, तभी दरवाज़ा बंद हो जाता है और एक कंप्यूटराइज्ड आवाज़ गूंजती है, नया खेल शुरू होने वाला है। गेम का नाम है किस्मत की पर्ची। इसके नियम है 10 किस्मत की पर्ची खींचनी है और हर स्लिप में सवाल या पहेली होती है। सही जवाब दो तो बच जाओ, गलत जवाब दो तो फायर एरो आएंगे। हर खिलाड़ी सिर्फ एक बार स्लिप खींच सकता है और एक स्लिप के लिए 1 मिनट मिलता है। गलत जवाब की सजा ये है कि जितनी गलती उतने तीर। सब डरे हुए हैं। कुछ सोचते हैं ये कोई मजेदार खेल है, लेकिन बाकियों को लगता है गलती मतलब मौत। एक नशे में धुत आदमी हंसता है जिसका नाम टेत्सू होता है, पर बाकी घबराए हुए हैं। पहले ड्रॉ में टेत्सू किस्मत की पर्ची स्लिप खींचता है। इसमें कोई सवाल नहीं, वो बच जाता है। स्लिप में लिखा है सब काम में कामयाबी और एक दिशा नॉर्थ वेस्ट का जिक्र है, जो बाद में काम आता है। सब सोचते हैं शायद ये स्लिप सेफ है। दूसरे ड्रॉ में एक लड़की 21 नंबर स्लिप खींचती है जिसमें गणित का सवाल है। अरीसू कहता है जवाब 15 है, लेकिन बाकी लोग बहस करते हैं और कोई 18 बोल देता है। वो जल्दी में 18 बोल देती है, जो गलत जवाब होता है। तभी आग का तीर उसकी गर्दन में लगता है और वो मर जाती है। इसकी वजह से 3 तीर आते हैं, लोग जख्मी हो जाते हैं और डर बढ़ जाता है। तीसरे ड्रॉ में सवाल है कि कितने लोग चाहिए ताकि 2 लोगों का जन्मदिन एक होने की संभावना 50% से ज्यादा हो। ऑप्शंस हैं 23, 78, 183 या 365। अरीसू कहता है 23, लेकिन एक खिलाड़ी 78 बोलता है। गलत जवाब की वजह से 55 तीर आते हैं और कई लोग घायल हो जाते हैं। अब सबको गेम की खतरनाक सच्चाई समझ आती है। चौथे ड्रॉ में सवाल है कि दिल से खून पूरे शरीर में कितने देर में जाता है। ऑप्शंस हैं 5, 30 या 80 सेकंड। एक खिलाड़ी 80 बोलता है, लेकिन सही जवाब 30 है। 50 तीर आते हैं और लोग और घायल होते हैं। पांचवें ड्रॉ में पहेली है कि 50 जानवर उलटने के क्रम में है। शेर कौन सा नंबर है? सही जवाब 17 है, क्योंकि लाइन उलटने पर 17 जैसा दिखता है, लेकिन गलत जवाब 47 की वजह से 30 तीर आते हैं। आठवें ड्रॉ में सवाल है कि रोमन अंकों में एल का मतलब क्या है। सही जवाब 50 है, लेकिन गलत जवाब 100 की वजह से 50 तीर और आते हैं। 9वें ड्रॉ में सवाल है कि 1 लीटर दूध के लिए कितनी गाय का खून चाहिए। सही जवाब 450 लीटर है, लेकिन एक खिलाड़ी 2 लीटर बोलता है। इस भारी गलती से 448 तीर आते हैं और कई लोग मर जाते हैं और माहौल बहुत खतरनाक हो जाता है। अरीसू को अपनी पुरानी यादें आती हैं, उसे दोस्त करूबे और पिछले गेम्स याद आते हैं। 10वें ड्रॉ में अरीसू एक्सट्रीम बैड लक स्लिप खींचता है। सवाल है पृथ्वी की जनसंख्या कितनी है। अरीसू कहता है 7.9 बिलियन, लेकिन सही जवाब 8 बिलियन है। गलती का मार्जिन 100 मिलियन है और 100 मिलियन तीरों का खतरा मंडराता है। अरीसू को याद आता है कि हर स्लिप में एक अनलकी दिशा थी, पर उसकी पर्ची में कोई दिशा नहीं लिखी थी। वो सोचता है शायद ये दिशा सेफ हो सकती है और सब उस दिशा में भागते हैं। उन्हें एक कुआं मिलता है जहां एक सुरंग होती है। वो उसमें छुपकर तीरों से बच जाते हैं। गेम क्लियर हो जाता है और अगले गेम के लिए 17 किलोमीटर नॉर्थ ईस्ट जाने को कहा जाता है, जो अगले दिन शुरू होगा। बाकी लोग भी कहते हैं कि वो पहले इस दुनिया में आ चुके हैं। कुछ को लगता है कि एक रहस्यमयी आदमी, शायद जोकर, ने उन्हें काट दिया था। अरीसू को शक है कि ये सारा टूर्नामेंट जोकर का बनाया है और आखिर में बचे लोग एक दूसरे से लड़ेंगे। दूसरा गेम है ज़ॉम्बी हंट गेम, जो एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में होता है। नियम है हर खिलाड़ी को 7 कार्ड मिलते हैं और एक के खिलाफ कार्ड गेम खेलना है। नॉर्मल कार्ड है, एक ही सूट के 2 कार्ड खेलो, ज्यादा अंक वाला जीतता है और हारे हुए से 1 कार्ड लेता है। खास कार्ड है ज़ॉम्बी कार्ड, हर कार्ड को हरा देता है और हारा हुआ ज़ॉम्बी बन जाता है। शॉटगन कार्ड ज़ॉम्बी को मार सकता है, लेकिन एक बार यूज होने के बाद खत्म। इंसानों पर यह कार्ड काम नहीं करता। वैक्सीन कार्ड ज़ॉम्बी को इंसान बना देता है, लेकिन खुद पर यूज नहीं कर सकते। 20 राउंड के बाद जिस साइड इंसान या ज़ॉम्बी में ज्यादा लोग होंगे वो जीतेगी। कार्ड खत्म होने पर खिलाड़ी बाहर हो जाएगा। अरीसू और उसकी टीम ट्रस्ट बैरिकेड प्लान बनाते हैं। वो वादा करते हैं कि अगर उनकी टीम का कोई ज़ॉम्बी बनता है तो वैक्सीन से ठीक करेंगे। ज़ॉम्बी डरकर उनकी टीम से दूर रहेंगे। वो दूसरी टीमों को भी इस प्लान में लाने की कोशिश करते हैं। री नाम की एक लड़की, जिसके पास ज़ॉम्बी और वैक्सीन दोनों कार्ड हैं, उनकी टीम में आती है और जीतने का प्लान बताती है।
लेकिन बाकी खिलाड़ी भरोसा नहीं करते। कुछ लोग ज़ॉम्बी कार्ड वालों को शॉटगन से मारने लगते हैं। वो ज़ॉम्बी बनने वालों से पूछते हैं कि किसने उन्हें ज़ॉम्बी बनाया और फिर उन ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं। इससे गेम में मारकाट और धोखा बढ़ जाता है। कुछ लोग औरों को ज़ॉम्बी बनाकर फंसाते हैं और अचानक एक खिलाड़ी जिसका नाम मसातो है वो कबूल करता है, हाँ मैं ज़ॉम्बी बन गया हूँ। ये सुनकर एक आदमी गुस्से में चिल्लाता है, उसने इसे छुपाया, और कहता है कि वो जानता है जिसने उसे ज़ॉम्बी बनाया। इकेनो कहता है उसे मार देते हैं। तभी इकेनो नोबू को उस ज़ॉम्बी को मारने के लिए कहता है तो टेत्सु उसका विरोध करता है और अरीसु कहता है कि किसी को मारने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, कोई और रास्ता होगा। लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती। इकेनो और उसके साथी एक विरोध करने वाले खिलाड़ी को पकड़ लेते हैं और धमकी देते हैं कि अगर वो नहीं मानेगा तो वे उसे मार देंगे। नोबू उस ज़ॉम्बी को गनशॉट कार्ड से मार देता है। इकेनो का साथी चिल्लाता है, इसने उस बच्चे को ज़ॉम्बी बनाया। वो नोबू होता है जो अब ज़ॉम्बी बन चुका है और वो भाग जाता है। इकेनो गुस्से में उसे पकड़ने का आदेश देता है। ग्रुप में डर फैल जाता है कि और भी ज़ॉम्बी छुपे हो सकते हैं। तभी लोग एक दूसरे पर शक करने लग जाते हैं। लोग रेई पर शक करते हैं जिसने वैक्सीन कार्ड होने का दावा किया था। क्या पता वो उन ज़ॉम्बीज़ के लिए उनकी जासूसी कर रही हो। रेई, जो चालाक और रहस्यमयी है, इकेनो को लुभाती है। कहती है ज़ॉम्बी बन जाओ, तुम बच जाओगे। वो बताती है कि ज़ॉम्बी तेज़ी से बढ़ रहे हैं और 3 राउंड में वे इंसानों से ज़्यादा हो जाएंगे। लेकिन इकेनो रेई के प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वहीं मसातो की मौत हो जाती है, जिसके साथ चीखें और मशीन की आवाज़ सुनाई देती है। अरीसु अपने खेल में अपनी चाल चलता है। वो नोबू को बचाने के लिए उसे पकड़ लेता है, जो अब ज़ॉम्बी है, और उसे एक खास प्लान बताता है। साथ ही अरीसु रेई पर शक करता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं, बल्कि उसने विश्वास का नाटक करके सबको बेवकूफ़ बनाया है। वो रेई से कहता है, तुम इंसानियत में यकीन रखती हो, लेकिन भरोसा नहीं करती। अरीसु रेई के खिलाफ खेलता है क्योंकि उसे पता होता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं होती। अरीसु अपने ज़ॉम्बी कार्ड से रेई को ज़ॉम्बी बना देता है। अरीसु एक चौंकाने वाला खुलासा करता है, मैं शुरू से ज़ॉम्बी था। कंप्यूटर घोषणा करता है, ज़ॉम्बी 32, इंसान 13। ज़ॉम्बी जीत गए। बाकी 13 इंसान मारे जाते हैं। खेल खत्म होने के बाद बचे हुए खिलाड़ियों को 16 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम की ओर अगले खेल के लिए जाने का आदेश मिलता है, जो 2 दिन बाद रात में होगा। दूसरी तरफ उसागी को दिखाया जाता है, जो अपने पिता की यादों से परेशान है, जो एक माउंटेनियर थे और जिसकी आत्महत्या की खबरों ने उसे बदनाम किया था। बॉर्डरलैंड में आने से पहले होटल में ryuji उसागी को उसके पिता से मिलने का वादा करता है, लेकिन उसका असली मकसद कुछ और है। बेंडा ने ryuji को कहा है कि वो उसागी को एक खास जगह लाए और बदले में उसे मौत की दुनिया दिखाई जाएगी, और ryuji मान जाता है। बॉर्डरलैंड में ryuji और उसागी एक खेल खेलते हुए दिखाई जाते हैं, जिसमें ryuji खिलाड़ियों को अपनी ढाल बनाते हुए आगे बढ़ रहा था। उसागी उसे बोलती है, तुम किसी खिलाड़ी को अपनी ढाल नहीं बना सकते। खेल में ryuji अपने व्हीलचेयर से गिर जाता है। उसागी उसे बचाती है और दोनों बाकी के साथ गेम खत्म करते हैं। अगले दिन उसागी और उसके साथी स्टेशन पहुंचते हैं, जहां एक नए खेल रनवे ट्रेन शुरू होता है। खिलाड़ियों को 8 ट्रेन डिब्बों से होकर लीड डिब्बे तक पहुंचना है और सायरन सुनकर ट्रेन रोकनी है। 4 डिब्बों में जहरीली गैस है और हर खिलाड़ी के पास 5 ऑक्सीजन कार्ट्रिज हैं और कोई किसी की कार्ट्रिज यूज नहीं कर सकता। हर एक डिब्बे में पक्षी होता है जो चेतावनी देता है, अगर पक्षी मर जाए तो गैस जहरीली है। पहले डिब्बे में वे गलती से कार्ट्रिज यूज करते हैं, जो जरूरी नहीं था। दूसरे डिब्बे में वो मास्क का यूज करते हैं। वो देखते हैं कि पक्षी मर जाता है, यानी ये जहरीली गैस है। तीसरे डिब्बे में उसागी की सूझबूझ से वे बिना मास्क के बच जाते हैं। चौथे डिब्बे में कुछ लोग मास्क नहीं लगाते और जहरीली गैस से मारे जाते हैं। 5वें डिब्बे में एक खिलाड़ी जिसे ट्रेन के बारे में पता होता है, वो पेंटाग्राफ के आधार पर गैस टैंक की पहचान करता है, लेकिन 6ठे डिब्बे में उसकी गलती से खतरा बढ़ता है, क्योंकि जिस ट्रेन में वो थे उसका सिस्टम कुछ और था, जिससे डर और बढ़ जाता है। उसागी को देखकर सब अपना मास्क लगा लेते हैं, लेकिन इस बार कोई जहरीली गैस नहीं थी, जिससे सब टेंशन में आ जाते हैं। ट्रेन में बैठे प्लेयर ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। सिर्फ एक ऑक्सीजन कार्ट्रिज बचा है और साफ है कि सब लोग आखिर तक जिंदा नहीं बचेंगे। एक औरत हार मानते हुए कहती है, हम सब मरने वाले हैं। माहौल और भी डरावना हो जाता है, क्योंकि प्लेयर्स आपस में एक दूसरे को दोष देने लगते हैं। वो औरत गुस्से में चिल्लाती है कि उसने एक झूठे की बेटी पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। सिचुएशन और मुश्किल तब हो जाती है जब ये पता चलता है कि दूसरी ट्रेन पास से निकल रही है और उसमें ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, क्योंकि उस ट्रेन के खिलाड़ी मर चुके थे। अब सबको बड़ा डिसीजन लेना है, अपनी ट्रेन में रहकर मर जाएं या दूसरी ट्रेन में कूदने का रिस्क लें। प्लेयर एक डेंजरस प्लान बनाते हैं, पास से गुजर रही दूसरी ट्रेन में कूदने का। ये बहुत जानलेवा है, क्योंकि गलत टाइमिंग का मतलब तुरंत मौत। सागी और बाकी लोग हिम्मत करके ये रिस्क उठाते हैं।
कुछ जैसे ryuji और सोता एक दूसरे को मदद करते हैं, लेकिन कई लोग इसमें जान गंवा देते हैं। कुछ प्लेयर कूद नहीं पाते और उनकी मौत हो जाती है। उसागी की ट्रेन के साथ अरिसु की ट्रेन भी साथ आ जाती है, पर अरिसु अपनी ट्रेन नहीं रोक पाता और कूदते वक्त अरिसु बुरी तरह घायल हो जाता है। उसकी जान बचाने के लिए तेत्सु, जिसने पहले कभी सर्जरी नहीं की, एक सिलाई किट के साथ उसके जख्म पर टाके लगाने की कोशिश करता है। माहौल बहुत टेंशन भरा है क्योंकि तेत्सु को अपनी स्किल्स की कमी और टाइम दोनों से लड़ना पड़ता है। बाकी लोग अरिसु को हिम्मत देते रहते हैं। इसी बीच ryuji की बैक स्टोरी सामने आती है। वो पहले प्रोफेसर था। वो मौत और जिंदगी के बीच की लाइफ पर रिसर्च कर रहा था। उसकी एक स्टूडेंट यानो उसके साथ एक रिस्क भरे एक्सपेरिमेंट में शामिल होती है। इस एक्सपेरिमेंट में उसे एक अनटेस्टेड ड्रग दिया जाता है ताकि वो नियर डेथ एक्सपीरियंस फील कर सके, लेकिन एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है और यानो की मौत हो जाती है। इसके बाद ryuji पर इल्ज़ाम लगते हैं और खुद वो एक कार एक्सीडेंट में बुरी तरह घायल हो जाता है, जिसे कुछ लोग सुसाइड अटेम्प्ट मानते हैं। इससे ryuji के कैरेक्टर में गिल्ट और गहराई जुड़ जाती है। उसकी बातें क्लियर करती हैं कि वो बॉर्डरलैंड में इसलिए है ताकि मौत की दुनिया का सच जान सके। इसके बाद उसागी और उसके साथी टोक्यो बिंगो टावर गेम खेल रहे होते हैं। इस गेम में प्लेयर्स को टोक्यो टावर पर चढ़ना होता है और अलग अलग पॉइंट्स पर जाकर बजर दबाना होता है ताकि उनकी बिंगो कार्ड पर एक लाइन पूरी हो सके, और आखिर में टावर के टॉप पर फ्री नाम का बजर दबाना है। उसागी ryuji को नस्सी के साथ ऊपर खींचती रहती है। वो दोनों अपनी ताकत से धीरे धीरे ऊपर चढ़ते रहते हैं। ये गेम बहुत मुश्किल है क्योंकि ऊपर तेज हवाएं हैं और ऊंचाई से लोहे के बॉल्स गिरते हैं। यूना और सोता जैसे प्लेयर्स डर से जूझते हैं, लेकिन एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं। उसागी ऊपर चढ़ते चढ़ते गिर जाती है, पर ryuji उसे पकड़ लेता है और उसे बोलता है कि तुम जाओ, मेरी फिक्र मत करो। वहीं अरिसु किक व कैन गेम खेलने पहुंचता है। प्लेयर्स को एक कैन को किक करना होगा और उस कैन को उसके ओरिजिनल पॉइंट पर वापस लाना होगा, लेकिन ये कैन एक टाइम बॉम्ब होता है। जैसे ही कोई इसे पकड़ता है, टाइमर चालू हो जाता है और हर बार कैन का मालिक बदलने पर टाइम 5 सेकंड कम हो जाता है। सिर्फ 10 कैन है, मतलब सिर्फ 10 लोग ही बच सकते हैं। इस गेम में धोखा और हिंसा आम हो जाती है। कई प्लेयर्स एक दूसरे से कैन छीनने के लिए लड़ते हैं। कुछ लोग कैन को छीनने के लिए आपस में लड़ते लड़ते ही मारे जाते हैं और टाइमर पूरा होने पर वो मर जाते हैं। अरिसु और उसकी टीम एक स्ट्रैटेजी बनाकर कैन पास करते हैं, लेकिन सबको बचाना मुमकिन नहीं होता। फिर भी अरिसु के 4 टीम प्लेयर्स सेफ हो जाते हैं। आखिर में काजुया अपनी जान दाव पर लगाकर अरिसु को बचाता है क्योंकि उसने ज़ॉम्बी गेम में उसकी जान बचाई थी। इसी के साथ किक द कैन गेम खत्म हो जाता है। वहीं उसागी टावर के टॉप पर चढ़कर फ्री बजर दबा देती है, जिससे वो और बाकी बचे प्लेयर्स ये गेम जीत जाते हैं। उसके बाद ryuji बेंडा से मिलता है और बोलता है, मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ जानना है। बेंडा ryuji को गन देता है और कहता है कि अगर तुम उसागी को मार देते हो तो अरिसु इसी दुनिया में रहेगा, तभी वो इस जगह के बारे में जान पाएगा। इसके बाद अरिसु और उसके साथी लास्ट गेम खेल के लिए शिबुया की ओर बढ़ते हैं, जहां नॉर्मल दुनिया की तरह ही सब दिखता है, जिसमें लोग हंस रहे हैं और गाड़ियों की आवाज़ सुनाई देती है। वहां सभी को उनके अपने अपने फ्यूचर दिख रहे होते हैं, जिसमें अरिसु और उसागी और उनका बच्चा दिखाई देता है, लेकिन ये सब असली नहीं था। तभी वहां उसागी, ryuji और उनके साथी वहां पहुंचते हैं। अरिसु और उसागी गले मिलते हैं। तभी अरिसु ryuji को देखता है और उसे मारता है। उसागी बीच में आती और बोलती है, इसी में मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुमसे मिल सकी। तभी खेल शुरू होता है। इस खेल में 10 खिलाड़ी हैं, जिसमें उसागी का अजन्मा बच्चा भी शामिल है। वहीं उसागी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है और उनका बच्चा 10वां खिलाड़ी है। इससे खेल और मुश्किल हो जाता है क्योंकि उसागी को 2 लोगों के रूप में गिना जाता है। ये खेल 25 कमरों यानी 5 कॉलम और 5 रोज में होता है। हर राउंड में खिलाड़ी पासा फेंकते हैं, जो ये तय करता है कि कितने लोग अगले कमरे में जा सकते हैं। प्रत्येक खिलाड़ी को 15 पॉइंट्स मिलते हैं। एक कमरे में जाने या रुकने पर 1 पॉइंट खर्च होता है। अगर पॉइंट्स खत्म हो जाए तो खिलाड़ी खेल से बाहर हो जाता है। कमरों की दीवारें फ्यूचर की तस्वीरें दिखाती हैं और जो फ्यूचर खिलाड़ी चुनते हैं वह गेम खत्म होने पर हकीकत में बदल जाएगा। अगर पासे का नंबर कम आए तो कुछ खिलाड़ी को उसी कमरे में रुकना होगा जब तक उन्हें बचाने के लिए 2 खिलाड़ियों को अपने रिस्टबैंड का इस्तेमाल करना होगा, तभी वो खिलाड़ी वहां से निकल पाएगा। अरिसु योजना बनाता है कि सभी एक साथ रहें और बड़े नंबर वाले दरवाजों को चुनेंगे ताकि पॉइंट्स कम खर्च हों। वो इत्सुकी, योना और रे को एक ग्रुप में और बाकियों को दूसरे ग्रुप में बांटता है ताकि वे D2 कमरे में मिल सके। हर कमरे में एंटर होने पर उनके डग और सपनों को दिखाया जाता है, जिससे वो फैसला कर सके उनका फ्यूचर कैसा होगा। ryuji को दिखता है उसे अपने एक्सपेरिमेंट को ठुकराए जाने का फ्यूचर दिखता है। नोबू को दिखता है कि वो एक शिक्षक बनता है जो उसकी माँ से प्रेरित है, लेकिन उसे अपनी माँ की बीमारी का भी सामना करना पड़ता है। रेई वहां अपने करियर और माँ के साथ रिश्ते की नाकामी देखती है।
और लॉकडाउन में फंसकर टूट जाती है। रेई D2 में फंस जाती है और अपने भविष्य की डरावनी तस्वीरों से परेशान हो जाती है। इत्सुकी और योना भाई बहन अपने माता पिता की मृत्यु की यादों और खुशहाल भविष्य जिसे योना की शादी के फ्यूचर के बीच फंसते हैं। खेल में कई खिलाड़ी लॉकडाउन में फंस जाते हैं। अरिसु और बाकी उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें अलग होना पड़ता है। इत्सुकी B4 में जाता है जहां उसके पॉइंट -2 हो जाते हैं, जिससे उसके पॉइंट 0 हो जाते हैं क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 ही पॉइंट बचे थे। तब उसे योना की शादी दिखाई जाती है जिसमें योना बहुत खुश है और वो मर जाता है, जिससे योना दुखी हो जाती है। तेत्सु अकेला एक कमरे में फंस जाता है और देखता है कि उसे ड्रग्स के साथ पकड़ा जाता है और उसकी शादी और उसके नशे की आदत से परेशान होकर उसकी बीवी उसे छोड़ के चले जाती है। उसके बाद उसे उसकी बीवी दिखाई देती है जो उसे A3 कमरे में ले जाती है। A3 कमरे में -8 पॉइंट वाले में कमरे आ जाता है, जिससे उसके पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं और वो खेल से बाहर हो जाता है। उसका भविष्य ड्रग्स और अपराध से जुड़ा होता है, जो उसे भावनात्मक रूप से तोड़ देता है और उसकी प्रेमिका यूकी को उसे छोड़ देती है। वो अपने अतीत को बदलना चाहता है, लेकिन उसके पॉइंट्स खत्म हो जाते हैं और वो मर जाता है। अरिसु किसी भी तरह रेई को बचा लेता है। रियूजी को दिखता है जिसमें वो उसागी के साथ है, उसे डिनर पे ले जाता है और दूसरी तरफ बेंडा उसे उसागी को मारने का लालच देता है ताकि वो मृत्यु और बाद के जीवन का रहस्य जान सके। यूना अपने भाई सोहता की मृत्यु से टूटकर B4 में लॉकडाउन में फंस जाती है। वो अपने खुशहाल भविष्य को देखती है, लेकिन अपने भाई के बिना आगे बढ़ने से मना कर देती है। सचिको को दिखता है उसका एक बुरा रिश्ता दिखता है जिसमें उसका पति उसे मारता है, जो उसके डर को दिखाता है। अरिसु सबको A5 की ओर ले जाना चाहता है, जो आखिरी कोने का कमरा और संभावित निकास है, लेकिन रियूजी बेंडा के प्रभाव में आकर उसागी को मारने की साजिश रचता है। तभी अरिसु को स्क्रीन पर एग्जिट गेट दिखता है और उसागी की मौत भी। अरिसु सभी को एकजुट करता है और रणनीति बनाता है। वो नोबो को रेई से C3 में मिलने भेजता है। उसागी, जिसके पास सबसे ज्यादा अंक है, A3 जाती है, जहां ज्यादा अंक कटने का खतरा है। सचिको, जो सबसे बड़ी है, पीछे रहने का फैसला करती है और कहती है कि तुम बच्चों को फ्यूचर में बहुत कुछ करना है। अरिसु को पता चलता है कि रिस्ट बैंड को कमरे में रखकर भी खेल के नियम पूरे हो सकते हैं। उसागी अपने बच्चे का रिस्ट बैंड A2 में रखती है, लेकिन दरवाज़ा बंद होने पर रिस्ट बैंड अपनी जगह से हिल जाता है। अरिसु उसागी को बताता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, उसके बाद दरवाज़ा बंद हो जाएगा। कमरे के दोनों दरवाजे खुलते हैं और उसागी रिस्ट बैंड लेने की कोशिश करती है। उसी वक्त योना A2 में जाकर 8 अंकों की कटौती करती है ताकि उसागी बच्चे का रिस्ट बैंड ले सके। तभी उसके स्क्रीन में अरिसु की मौत दिखती है। दरवाज़ा बंद होने वाला होता है, तभी रियूजी व्हीलचेयर को दरवाजे में फंसा लेता है। अरिसु उसागी को लेके दोनों रियूजी के ऊपर से कूद के कमरे में चले जाते हैं। तभी व्हीलचेयर खींच लेते हैं और बच जाते हैं। सभी एग्जिट वाले कमरे तक पहुंचते हैं, लेकिन एक आखिरी पासा रोल करना है। केवल 7 लोग बाहर जा सकते हैं। अरिसु पीछे रहने का फैसला करता है और उसागी को सबको वापस ले जाने की जिम्मेदारी देता है। उसागी इसका विरोध करती है, लेकिन अरिसु उसे जाने के लिए कहता है। रियूजी को उसागी का ख्याल रखने को बोलता है और सब बाहर चले जाते हैं। स्क्रीन बंद होने के बाद अरिसु देखता है कि रियूजी गन निकालता है पर कुछ नहीं करता। तभी सब टूटने लगता है और बाढ़ आ जाती है। अरिसु स्क्रीन तोड़ना शुरू करता है। एकदम से स्क्रीन सफ़ेद हो जाती है और उसे बैंडा दिखता है। वो बताता है कि उसागी तो बस एक मोहरा था तुम्हें यहाँ का नागरिक बनाने के लिए। तभी अरिसु स्क्रीन के निकले हिस्से में हाथ डाल के एग्जिट गेट खोल लेता है और जो एग्जिट गेट के पास थे उनको ऊपर खींचता है। उसके बाद पानी में कूदता है और बाढ़ की वजह उसका सर टकराता है और डूब जाता है। असली दुनिया में बैंडा अरिसु को मार रहा होता है, तभी उसे आन रोकती है और वो बच जाता है। तभी उसका सामना बैंडा से होता है, जो उसे इस दुनिया का नागरिक बनने को कहता है। अरिसु मना कर देता है। तभी बैंडा उसे गोली मारने वाला होता है। तभी बैंडा खुद मर जाता है। फिर वो एक रहस्यमयी व्यक्ति से मिलता है जो शायद जोकर है। वही है जिसने बैंडा को मारा था। वो अरिसु को 2 कार्ड्स में से एक चुनने को कहता है और दोनों जोकर निकलते हैं। वो आदमी बताता है कि वो कोई व्यक्ति नहीं बल्कि समय और जीवन मृत्यु के बीच का प्रतीक है। अरिसु को जीवन या मृत्यु चुनने का मौका मिलता है। वो उसागी के साथ जीवित दुनिया में लौटना चुनता है। तभी अरिसु उसागी को बचाने के लिए पानी में कूदता है। वही रियूजी उसागी को पकड़ लेता है और उसे मौत के कुएं में ले जाने की बात कहता है। उसागी अरिसु को आवाज मारती है। उसी वक्त रियूजी को अरिसु का वादा याद आता है। वो उसागी को सुरक्षित अरिसु को लौटा देता है और खुद मौत के कुएं में चले जाता है। उसागी अपने पिता से मिलती है, जो उसे जीने और खुश रहने को कहता है। अरिसु और उसागी असल दुनिया में लौटते हैं। दोनों अपने बच्चे के लिए नाम चुनते हैं, जैसे नत्सुकी और हीरो। बाकी किरदार जैसे यूना, सचिको और रेई अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करते हैं।
अंत में समाचारों में वैश्विक भूकंपों की खबर आती है जो बताती है कि कुछ बड़ा होने वाला है, शायद ही बॉर्डरलैंड से जुड़ा हो सकता है। Please subscribe and press the bell icon for more videos.